महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी मतलब कि डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब कि अगर कोई फॉरेनर हमारे कंट्री में अगर घुस रहा है, ठीक है, तो हमारे आर्मी सोल्जर हमारे क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे, उसकी एंट्री को प्रिवेंट करेंगे। उसी तरह से हमारे बॉडी में कोई एंटीजन एंटर हो जाता है, मतलब कि कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो डिजीज कोज कर सकता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी को इंजर्ड कर सकता है, तो उसको हम किल करने का काम करेंगे हमारी बॉडी, ठीक है, तो उसी को कहेंगे हम इम्यूनिटी। जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है उसी को हम कहेंगे इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हो, द टर्म इम्यूनिटी हैज रिफर टू द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टूवर्ड इंजरी कोस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट। मतलब कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म या तो फिर उसकी कोई प्रोडक्ट, मतलब कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रेजिस्ट हो, मतलब कि उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी कैपेबल हो, उसी को हम कहेंगे इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। तो इन्नेट इम्यूनिटी हम किसे कहेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे बर्थ के साथ ही हमारे ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल हमारे हैंड है, ठीक है, 2 हाथ है हमारे पास, 2 पैर है, 2 आँखें है, 2 कान है, तो वो हमारे बर्थ के साथ ही हमें मिलता है ना, ठीक है। तो उसी तरह से इन्नेट इम्यूनिटी भी हमारे बर्थ के साथ ही हमें मिलती है, ठीक है। जो भी हमारे बर्थ के साथ मिल रही है इम्यूनिटी, उसी को हम कहेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम किसे कहेंगे कि ऐसी इम्यूनिटी कि जो हमारे बर्थ के बाद हमें मिलेगी, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो उसे हम कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स है, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव मतलब कि जिसके अंदर हमारी बॉडी को कुछ वर्क करना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एंटीजन हमारी बॉडी में घुस गया, ठीक है, ये हमारी बॉडी में घुस गया, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो मतलब एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, तो मतलब कुछ वर्क करना पड़ रहा है, तो उसी को हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और पैसिव हम किसे कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई एंटीजन की स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम बॉडी के अंदर एंटर करवा देंगे, ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी काम नहीं कर रही, मतलब कि आलसी हमारी बॉडी, ठीक है, क्या करेंगे हम डायरेक्ट एंटीबॉडी एंटर करवा देंगे, तो उसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है एंटीबॉडी बनाने के लिए, ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, तो उसी को हम कहेंगे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक। तो इन्नेट इम्यूनिटी के 3 टाइप्स है, स्पेशल, रेशियल, इंडिविजुअल, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन्नेट इम्यूनिटी इज द इनबॉर्न रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन that an individual possesses right from the birth due to his genetic और constitutional makeup। मतलब कि कुछ ऐसी इम्यूनिटी, कुछ ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे बर्थ के साथ ही हमें मिल रही है, ठीक है, वो जेनेटिकली हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है हमारे बर्थ के साथ ही, तो उसी को हम कहेंगे इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से हमें मतलब डिफर करती है, तो हम उसको इन्नेट इम्यूनिटी को और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है एक्ट्स इन मिनट। कोई भी इन्नेट इम्यूनिटी है वो जल्दी रिस्पॉन्स करती है, अगर कोई माइक्रोबियल एक्सपोजर हमें हुआ, ठीक है, कोई माइक्रोब्स या कोई एंटीजन है वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ, तो हमारी बॉडी तुरंत उसके सामने रिएक्ट करेगी, मतलब कि जो रिएक्ट कर रही है उसी को हम कहेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। मतलब कि जो भी इन्नेट इम्यूनिटी है वो जल्दी रिस्पॉन्स करेंगी, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी जल्दी तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। फिर क्या है, प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो भी इन्नेट इम्यूनिटी है ना, उसके पास सिर्फ एक ही हथियार है, फॉर एग्जाम्पल गन है, क्या है, गन, ये है क्या, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास बहुत सारे हथियार है, ठीक है, उसके पास गन भी है, ठीक है, उसके पास लाठी भी है, उसके पास बॉम्ब भी है, मतलब सब कुछ वेराइटी है, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी के पास सिर्फ गन ही है। मतलब कि अगर कोई एंटीजन गन लेके आ रहा है, ठीक है, तब भी वो उसको गन से ही मारेगा, अगर कोई लाठी लेके आ रहा है तो भी वो गन का ही यूज़ करेगा, अगर कोई बॉम्ब चला रहा है फिर भी ये गन का ही यूज़ करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ गन ही है, ठीक है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या, अगर कोई एंटीजन गन लेके आ रहा है, ठीक है, मैं भी गन यूज़ करूँगा, अच्छा आप लाठी लेके आ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं भी लाठी का यूज़ करेगा, अच्छा आप बॉम्ब लेके आ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं भी बॉम्ब लेके आऊँगा,
मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, जो भी एंटीजन जैसा है उसको उसी जवाब में उसे देगा, ठीक है, उसको उसी लैंग्वेज में उसको आंसर करेगा, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ है प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी के पास तो जब भी कोई गन लेके आए या फिर लाठी लेके आए वो गन से ही जवाब देगा, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या है, उसको पहले समझना होगा। कोई एंटीजन, फॉर एग्जांपल कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है लेकिन वो फर्स्ट टाइम एंटर हो रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को उसके बारे में कुछ ख्याल नहीं है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट पहले उसको एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। जब भी दूसरी बार वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, ठीक है, तो अब उसके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने के लिए। मतलब कि प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर रिक्वायर है किसके अंदर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, लेकिन इनेट इम्यूनिटी के अंदर उसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, डाइवर्सिटी इज लिमिटेड। क्यों मैंने बोला अभी कि भाई उसके पास, हमारे इनेट इम्यूनिटी के पास सिर्फ गन है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास भाई बहुत सारे हथियार है, ठीक है, एंटीजन जो भी हथियार लेके आएगा उसके अगेंस्ट वो हथियार का यूज़ करेगा हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो मतलब यहाँ डाइवर्सिटी लिमिटेड है। नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई कोई भी एंटीजन है वो क्या करेगा, इनेट इम्यूनिटी तो सिर्फ एक से ही रिस्पॉन्स करेगी, गन से, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, स्पेसिफिक है, मतलब कि वो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना रही है, ठीक है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कि इनेट इम्यूनिटी अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, वो सेम टाइप का ही रिस्पॉन्स करेगी, इसीलिए वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। फिर नो मेमोरी सेल, मतलब कि मैंने अभी आगे बताया आपको कि कोई भी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, उसको अगर कोई पहले फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट पहले उसको पता होना चाहिए कि भाई इसको मैं किस तरह से किल करूँ, उसके पास कौन से हथियार है, ठीक है, तो उस टाइप के वो हथियार बनाएगी, मतलब कि एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी ये दूसरी बार आएगा, ठीक है, तो जब भी ये फर्स्ट टाइम आ रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन वो कुछ एंटीबॉडी एज अ मेमोरी सेल हमारी बॉडी में पड़ी रहेगी, ठीक है। अब जब दूसरी बार सेकेंड टाइम उसका एक्सपोजर हो रहा है वही एंटीजन का, तो अब हमारे पास मेमोरी सेल प्रेजेंट है, ठीक है, ताकि वो जो भी एंटीजन है उसको डिटेक्ट करके उसको किल कर सके। इसलिए यहाँ मेमोरी सेल मतलब कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, जबकि इनेट इम्यूनिटी में उस कुछ मेमोरी की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है। यहाँ इनेट इम्यूनिटी मैंने डेफिनेशन आपको पहले ही समझा दी, ठीक है, तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो 3 टाइप्स की इनेट इम्यूनिटी होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक, रेशियल एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा स्पीसीज इम्यूनिटी। तो स्पीसीज इम्यूनिटी मतलब कि फॉर एग्जांपल ये एक बर्ड है, ठीक है, और ये ह्यूमन है, तो मतलब डिफरेंट स्पीसीज हो गई। फॉर एग्जांपल बेसिलस एंथ्रेसिस है, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अगर ह्यूमन के अंदर एंटर हो रहा है, ह्यूमन में एंटर हो रहा है तो वो डिजीज कोज करेगा, लेकिन वो बर्ड में एंटर हो रहा है वो पैथोजन, तो उसको डिजीज कोज नहीं करेगा। तो ये हो गई स्पीसीज इम्यूनिटी, ठीक है, कि इसके पास इम्यूनिटी है लेकिन ह्यूमन के पास इम्यूनिटी नहीं है, मतलब कि ये पैथोजन ह्यूमन को कोज करेगा लेकिन बर्ड को कोज नहीं करेगा। तो यही क्या लिखा हुआ है कि इफ वन स्पीसीज इज रेजिस्टेंट टू अ सर्टेन इन्फेक्शन एंड द अदर स्पीसीज इज ससेप्टिबल, मतलब कि उसको डिजीज कोज हो सकता है टू द सेम इन्फेक्शन, मतलब कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो स्पेसिफिक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने यहाँ क्या आपको समझाया कि बर्ड है उसको डिजीज कोज नहीं होगा, लेकिन ह्यूमन के अंदर डिजीज कोज होगा, मतलब कि ह्यूमन ससेप्टिबल है जबकि बर्ड है वो रेजिस्ट है। फिर रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी हम किसे कहेंगे, कोई स्पेसिफिक रेस के पास वो इम्यूनिटी प्रेजेंट है लेकिन कुछ रेस के पास वो नहीं है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई अफ्रीकन है और कोई एशियन है, ठीक है, तो अफ्रीकन फॉर एग्जाम्पल मलेरिया कोज करने के लिए कोई पैथोजन है, ठीक है, अगर वो एंटर हो रहा है अफ्रीकन के अंदर तो वो उसको डिजीज कोज नहीं करेगा, लेकिन अगर मलेरियल पैथोजन एशियन के अंदर घुस गया, ठीक है, कोई ह्यूमन है एशियन है और ये ह्यूमन अफ्रीकन है, ठीक है, तो अगर वो एशियन के अंदर घुस गया तो वो क्या करेगा, डिजीज कोज करेगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे रेशियल इम्यूनिटी, मतलब कि कोई रेस के पास वो
इम्यूनिटी प्रेजेंट है, लेकिन कुछ रेस के पास वो प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि अफ्रीकन में जो रह रहे जो अफ्रीकन है, ठीक है, उसके पास ये इम्यूनिटी प्रेजेंट है, लेकिन इसके पास प्रेजेंट नहीं है। फिर क्या है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक है। इंडिविजुअल इम्यूनिटी हम किसे कहेंगे, इंडिविजुअल इम्यूनिटी मतलब कि कोई स्पेसिफिक, हम कोई इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, फॉर एग्जांपल ये पर्सन 1 है या पर्सन 2 है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल ये पर्सन ए है, ठीक है, और ये पर्सन नाम हम दे देते बी, ठीक है। तो क्या होगा कि कोई मलेरिया कोज करेगा, ठीक है, कोई मलेरिया कोज करने का जो भी पैथोजन है, ठीक है। अब ए को कोज नहीं कर रहा है, लेकिन बी को कोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए के पास फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है। मतलब ये एंजाइम उसके अंदर ए वाले के पास प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बी के पास G6PD एंजाइम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एनेमिक पर्सन है, ठीक है, उसके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम नहीं होगा, तो उसके अंदर जो भी मलेरियल पैथोजन है वो उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन बी के अंदर वो सर्वाइव कर पाएगा। इसीलिए वो बी को कोज कर रहा है, लेकिन ए को कोज नहीं कर रहा है। मतलब कि ये इंडिविजुअल हो गए, ठीक है। तो उस इम्यूनिटी को कहेंगे हम इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ये ए के पास इंडिविजुअल इम्यूनिटी है, ठीक है। फिर हम देख लेंगे मैकेनिज्म कि भाई मैकेनिज्म क्या है, इनेट इम्यूनिटी किस तरह से वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट है हमारा रिसेप्टर इंटरेक्शन। मतलब कि कोई भी इनेट इम्यूनिटी के लिए कोई स्पेसिफिक मीडिएटर्स हो गए, कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट हो गए। इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट कौन कौन से, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक है, हमारे मास्ट सेल हो गए, हमारे डेंड्रेटिक सेल हो गए, ठीक है, फिर हमारे मैक्रोफाजिस हो गए। ये सारे कंपोनेंट है किसके, इनेट इम्यूनिटी के, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सेवरल मीडिएटर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटीज आर रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि जहाँ इन्फेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ इन्फेक्शन कोज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ जो भी एंटीजन है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो क्या होगा, हमारी बॉडी कुछ मैसेज पास करेगी ताकि जो भी सेल है, जो भी न्यूट्रोफिल है, कोई मोनोसाइट है, मास्ट सेल है, डेंड्राइटिक सेल है, वो वहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ, रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अटैचमेंट। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये डेंड्राइटिक सेल है, ठीक है, ये क्या है, डेंड्राइटिक सेल, तो उसके पास कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए, तो एंटीजन वहाँ आके बाइंड हो गया। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अटैचमेंट होगा, ठीक है। मतलब कि रिसेप्टर का एंटीजन के साथ अटैचमेंट होना, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है कि रिसेप्टर के साथ ही इंटरेक्शन होगा, फिर बाद में सारी प्रोसेस होगी, ठीक है। वो हम बाद में सेल्यूलर, ये जो सेल्यूलर फैक्टर है उसमें हम देखेंगे। फिर क्या है, मैकेनिकल बैरियर एंड सरफेस सिक्रीशन, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एनाटॉमिकल बैरियर क्या है, हमारा स्किन है, म्यूकोसल सरफेस है, वो क्या करेगा, वो भी एक इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म का ही काम कर रहा है। मतलब कि जो भी स्किन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो भी स्किन लेयर प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी एंट्री को प्रिवेंट करेगा। इसीलिए जब भी स्किन प्रेजेंट है, इसीलिए तो कोई ऑर्गेनिज्म इजीली उसके अंदर घुस नहीं पाता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनाटॉमिकल बैरियर हो गया। म्यूकोजल सरफेस, जहाँ स्किन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वहाँ कोई म्यूकोजल सरफेस प्रेजेंट है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, वो एंटर ना कर सके। फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से है, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ठीक है, कोई सेल्यूबल सिक्रेटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो करेंगे प्रिवेंट करें। फॉर एग्जांपल हम कुछ खा रहे हैं फूड, ठीक है, तो उसके अंदर भी फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उस टेम्परेचर या तो फिर हमारी स्टमक की पीएच ले लो, ठीक है, तो उसकी वो पीएच एसिडिक होगी, तो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो पीएच के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, जो भी एंट्री है उसको प्रिवेंट करने का काम हो गया। फिर है हमारा सेल्यूलर फैक्टर इन इनेट इम्यूनिटी, कि जो सेल है, ठीक है, कौन कौन से सेल इनेट इम्यूनिटी में पार्ट लेते हैं। तो यहाँ लिखा है फेगोसाइट्स, मतलब कि फेगोसाइट करता है इनेट इम्यूनिटी में जो भी सेल है। तो यहाँ है न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाज, मोनोसाइट एंड मेन कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। वो क्या है, इनेट इम्यूनिटी के मेन कंपोनेंट, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वो क्या करेंगे, कोई भी एंटीजन या तो फिर कोई भी बैक्टीरियल सेल हमारी जो भी इन्फेक्शस साइट है वहाँ आएंगे, तो ये सेल वहाँ आ जाएंगे और उसको फेगोसाइट करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि फेगोसाइटोसिस क्या है। फेगोसाइटोसिस हमें पता होना चाहिए कि फेगोसाइटोसिस क्या है। फेगोसाइटोसिस मतलब कि कोई एंटीजन है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, उसको
हम डिग्रेड कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, अटैचमेंट, कि मतलब कोई एंटीजन आ रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई सेल है, उसके साथ पहले अटैच होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इंजेक्शन बाय द सेल एंड ड्रॉन इनटू द सेल बाय एंडोसाइटोसिस, मतलब कि उस एंटीजन को हम एंगल्फ कर लेंगे, ठीक है, एंडोसाइटोसिस की मदद से। फिर क्या है, डिग्रेडेशन करेंगे हम, वो फॉरेन मटेरियल है, ठीक है, उसको, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये डेंड्राइटिक सेल है, ये क्या है, ये डेंड्राइटिक सेल। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ कोई एंटीजन है तो पहले एंटीजन अटैचमेंट होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एंटीजन डिटेक्ट हो गया, अब क्या होगा कि उसका एंगल्फमेंट होगा, मतलब कि अब वो एंटीजन को हम एंगल्फ कर लेंगे, ठीक है। अब एंगल्फ हो गया, फॉर एग्जांपल हमारा डेंड्राइटिक सेल में ये हमारा एंटीजन, तो ये एंगल्फ हो गया। अब क्या होगा, उसको डिग्रेड कर देंगे, मतलब कि एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा जो पार्ट है, जो भी बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन हुआ, वो पार्ट को, जो भी डेंड्राइटिक सेल है, वो उसके रिसेप्टर पे रख देंगे, ठीक है, ताकि कोई एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे होंगे, एंटीजन तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो उसको किल करने के लिए सिर्फ इनेट इम्यूनिटी सिर्फ नहीं किल कर सकती, ठीक है। तो उसको किल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, तो उसको एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, सिग्नल का काम करेगा, ठीक है। जो भी पार्ट है, डिग्रेडेशन का पार्ट है, ठीक है, वो डेंड्राइटिक सेल है, वो क्या करेगा, उसके रिसेप्टर में रख देगा, ताकि वो मैसेज पास कर सके कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, कि भाई आप यहाँ आ जाओ और यहाँ जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने में पार्ट लो। फिर इन्फ्लामेशन, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ इन्फ्लामेशन हो। हमें पता है कि अगर कोई हमें कुछ घाव लगाओ, ठीक है, तो वहाँ हमें सूजन हो जाती है, ठीक है, तो वही है इन्फ्लामेशन, मतलब कि हमारी बॉडी एक्टिवेट है, डिफेंस कुछ कर रही है, डिफेंस मैकेनिज्म कर रही है, उसका काम कर रही है अच्छे से, कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में घुस रहा है तो उसके खिलाफ कुछ रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, तो उसी को हम कहेंगे इन्फ्लामेशन। तो उसके वासोडाइलेशन होगा फर्स्ट, मतलब कि जो भी ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, जो भी ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। और क्या होगा, जो भी ल्यूकोसाइट्स है, जो भी सेल्स है, जो भी हमारे WBC है, ठीक है, WBC क्या है, वहीं तो किल कर रहे हैं, वहीं तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वो क्या हो गए, वो उस साइट पर आ जाएंगे और क्या करेंगे, कोई केमिकल सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल साइटोकाइन से इंटरल्यूकिन है, वो सीक्रेट करेंगे, कुछ एंजाइम्स है वो सीक्रेट करेंगे, ताकि वो दूसरे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और जो भी एंटीजन एंटर हुआ है हमारे बॉडी को, उसको किल करने का काम करेगा, ठीक है, और फेगोसाइटोसिस करेगा। फिर क्या है, फीवर। फॉलोइंग इन इन्फेक्शन राइज ऑफ टेम्परेचर इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कि हमें पता है कि अगर कोई हमें इन्फेक्शन लगा, कोई एंटीजन का, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, ताकि जो पैथोजन है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के T सेल प्रेजेंट है, जो भी एंटीबॉडी है, उसका काम भी क्या है, सेल को किल करना है। तो हमें ये आता है दिमाग में कि तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि वो रेजिस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पैथोजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर क्या है, एक्यूट फेज प्रोटीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एक्यूट फेज प्रोटीन क्या है। एक्यूट फेज प्रोटीन हम किसे कहेंगे, कि कोई प्लाज्मा के अंदर कोई प्रोटीन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं, मतलब डिफरेंट प्रोटीन का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो वो सारे प्रोटीन को हम कहेंगे एक्यूट फेज प्रोटीन, ठीक है। यहाँ यही लिखा है कि अ सडन इंक्रीज इन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन कलेक्टिवली टर्म्ड एक्यूट फेज प्रोटीन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और टिश्यू इंजरी, ठीक है। अगर कोई टिश्यू में इंजरी हुई है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो हमारे प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। वो कौन कौन से प्रोटीन हो सकते हैं, वो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, मेनोस बाइंडिंग प्रोटीन है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, सीरम अमाइलोइड कंपोनेंट है, एंड मेनी अदर्स, ठीक है। The alternative pathway of complement is activated by CRP and some other acute phase protein. They are believed to enhance host resistance, prevent tissue injury and promote repair of inflammatory lesion. मतलब कि जो भी ये सारे प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर जो उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, वो क्या करेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। कौन सी कॉम्प्लीमेंट, अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, ताकि जो भी सेल्स है, जो भी एंटीजन है, उसको किल जल्दी से किया जा सके। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको मैं पढ़ाऊंगी, तब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है, अल्टरनेटिव है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।